इस गिरावट के बाद आपको बताएंगे क्रूड में क्या हो स्ट्रैटेजी, कौन से शेयर में दिख रहे हैं मौके, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। चाय शेयरों में जो ताजगी दिख रही है, कहां रखे नजर, होगा हमारे साथ चाय कंपनी का एक मैनेजमेंट। एल्केम और डॉक्टर लैब पैक लैब का आईपीओ खुला है, क्या लगाएं इसमें पैसे, और अभी के बाजार में एफएनओ स्ट्रैटेजी पर चर्चा, साथ ही में बजिंग स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। तो इन सब के लिए बने रहिए सौदा आपका के साथ, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजार की चाल पर नजर। तो कच्चे तेल के भाव में हम लगातार देख रहे हैं कि वो गिरावट को छू रहा है, गिरावट के दायरे में नजर आ रहा है कच्चा तेल। इसके भाव में 6 साल के निचले स्तर को छू लिया है। 5.5% लुढ़कने के बाद ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल तक के आसपास पहुंच गया है। रूस, सऊदी अरब और इराक से सप्लाई बढ़ने से ये कमजोरी बढ़ती जा रही है। डॉलर में जो मजबूती दिख रही है, ये भी दबाव बना रहा है क्रूड पर। और जिस तरह से शुक्रवार की बैठक में ओपेक ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन कट को नहीं लेगी, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ओवर सप्लाई की सिचुएशन में क्रूड पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और जितनी भी जानी मानी रिसर्च कंपनियां हैं वो ये भी इशारा कर रही हैं कि क्या क्रूड $25 का लेवल छू लेगा। $50 तो बहुत दूर है, अभी हम 40 के इर्द गिर्द से देख रहे हैं और उससे भी नीचे सरकता हुआ। नाइमेक्स पर देखिए $37 के आसपास क्रूड है। इसी तरह हम ब्रेंट में भी देख रहे हैं लगातार गिरावट, $41 का लेवल ब्रेंट में छू रहा है। $50 के लेवल से तो हम बेहद दूर हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या हम 25 को भी छू जाएंगे। $25 प्रति बैरल का रेट भी छू सकता है, क्योंकि जिस तरह की ओवर सप्लाई की स्थिति है, साफ तौर पर ओपेक देशों ने कह दिया है कि हम किसी भी तरह का प्रोडक्शन कट नहीं लेंगे। और ऊपर से रूस, इराक, ईरान, सऊदी अरब से सप्लाई बढ़ रही है। डॉलर में हम मजबूती देख रहे हैं और इसका दबाव भी क्रूड को झेलना पड़ रहा है, और इसीलिए क्रूड जो है एक नया लो बना रहा है, ऑलमोस्ट 7 साल के लोस पर पहुंच गया है। और क्रूड में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, आज हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन क्रूड का भाव फिलहाल 2535 पर कमोडिटी बाजार के खुलते ही ₹6 की मजबूती हम क्रूड एमसीएक्स में देख रहे हैं। 25,235 का लेवल क्रूड में नजर आ रहा है। सोने में दबाव 25,470 के साथ ₹82 की कमजोरी सोने में देखने को मिल रही है। चांदी भी दबाव के साथ खुलता हुआ 34,590 का भाव, ₹181 की कमी है। चांदी में जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेचुरल गैस ₹138.80 के साथ 20 पैसे की मजबूती के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स पर खुलते हुए। मेटल फैक्ट पर नजर, कॉपर ₹360.55 के साथ मजबूती के साथ खुल रहा है आज कॉपर। यहाँ पर कुछ और मेटल्स पर नजर डालते हैं। निकल में दबाव ₹585.60 का भाव, ₹1.5 की कमजोरी निकल एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर ₹99.65 का भाव मजबूती के साथ, लेकिन लेड आज खुल रहा है दबाव के साथ $112.25 का भाव लेड में। जिंक में तेजी है, ₹101.50 के साथ आज जिंक ओपन हो रहा है। सोयाबीन में हम देख रहे हैं धीमी शुरुआत, ₹3700 का लेवल है, ₹28 की कमजोरी सोयाबीन एनसीडीएक्स के भाव में। सोया ऑयल भी कमजोरी के साथ $636.70 का भाव सोया ऑयल में है। सरसों भी आज लाल निशान पर खुलते हुए, तो सारी एग्री कमोडिटीज ऑलमोस्ट लाल निशान पर खुल रहे हैं। मेटल में कहीं थोड़ी सी मजबूती है, कहीं दबाव है, लेकिन धनिया 10,215 के साथ ₹11 की मजबूती के साथ खुलता हुआ। एक चेक जीरे का 15,440 का भाव, ₹105 की मजबूती जीरे में दिख रही है। लेकिन चना कमजोर है, 4,944 का रेट चने में दिख रहा है, ₹11 कमजोर चना एनसीडीएक्स पर। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए रेलिगेयर सिक्योरिटीज की सुगंधा सचदेवा मेरे साथ है। नमस्ते सुगंधा। सबसे बड़ा और इकलौता ट्रिगर आज है क्रूड की कीमत, जिस तरह से ये नीचे के भाव को छू रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अब क्रूड में? हालांकि भारतीय बाजार में हमने देखा हरे निशान पर खुले हैं क्रूड। गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें तो दे हैव अगेन फॉलन टू अ न्यू 6-year, इनफैक्ट 37.7 प्रीवियस लेवल था मार्केट ने टेस्ट किया था अगस्त मंथ में। मार्केट हैज काइंड ऑफ ब्रीच्ड दैट लेवल ऑल्सो, because it was all triggered by the OPEC decision, because उन्होंने कोई प्रोडक्शन कट नहीं किया है in their last week's meeting in Vienna. Market was actually expecting some production cuts from their side, because market में अभी भी ओवर सप्लाई है, डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन एक्सीड कर रही है। OPEC has been producing at the rate of 32.1 million barrel a day, which is much more than their production ceiling of 30 million barrel a day, और डिमांड को भी एक्सीड कर रहा है। तो ये ओवर सप्लाई की सिचुएशन काफी हद तक
चलती रहेगी 2016 में भी। ईरान ने भी साथ ही साथ इंडिकेट किया है दैट दे कैन प्रोड्यूस अराउंड 5 लाख मिलियन बैरल अ डे, और जल्दी ही ये प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगी। तो इसकी वजह से मार्केट जो है ओवर सप्लाइड रहेगी, और इसी की वजह से प्राइसेस में हम दबाव आते हुए देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 37 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, in that scenario we can see prices slipping towards a level of around $33 to $32 as well at NYMEX। और अगर हम डोमेस्टिक सुगंधा, मुझे ये समझाइए कि ये जो शार्प रिएक्शन है, हम देख रहे हैं शुक्रवार को फैसला आ गया था, और ये शार्प रिएक्शन हम कल रात को से देख रहे हैं क्रूड में। अब ये थोड़ा सा ये किस बात की ओर इशारा करता है? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अभी मार्केट अंडरस्टैंड कर रही है कि ये सरप्लस अभी बहुत टाइम तक मेंटेन रहने वाला है। इवन दो शेल प्रोड्यूसर्स काफी हर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन लेवल, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। और अगर हम रिग काउंट भी देखें तो पिछले काफी हफ्तों से रिग काउंट बढ़ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग कि यूएस की शेल प्रोडक्शन ग्रेजुअली कम हो सकती है। बट स्टिल ओपेक इज नॉट रेडी टू कट इट्स प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ। सो ये इंडिकेशन है कि जो भी प्रोडक्शन कट होंगे वो आउटसाइड ओपेक होंगे। अभी एज ऑफ नाउ ओपेक की तरफ से कोई प्रोडक्शन कट नहीं होगा। सो मार्केट विल रिस्टोर इट्स सप्लाई डिमांड बैलेंस in 2016, late 2016 only as demand recovers। एमसीएक्स में क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रखें? अगर हम इंट्राडे सेशन की बात करते हैं तो एक स्मॉल पुल बैक पे हमारी सेलिंग की एडवाइस रहेगी। ओवरऑल भी अभी ट्रेंड डाउन ही है, 2565 के लेवल्स पर इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2610, और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 2500 लेवल। हैविंग सेड, मुझे लगता है प्राइसेस को 2450 से 2470 के लेवल्स पर एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज प्राइसेस ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। जी, तो क्रूड के बाद अगली कमोडिटी जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो है सोना, क्योंकि सोने में भी जब हम देखते हैं ऊपर नीचे का भाव तो एक बड़ा ट्रिगर होता है वो कमोडिटी बाजार के लिए। सोने में क्या करें? प्रियंका, सोने में भी अगर हम देखें तो कल सेशन में हमने पिछले सेशन में कुछ दबाव आते हुए देखा है फ्रॉम हायर लेवल्स। वी हैव सीन प्राइसेस सर्जिंग सिग्निफिकेंटली हायर इन लास्ट वीक, बट देन प्राइसेस में अभी 25,700 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। लास्ट वीक अगर हम देखें तो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा हैज बीन क्वाइट अपबीट। इट वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। नो डाउट इट वाज स्लाइटली लेस देन एज कंपेयर टू अक्टूबर मंथ्स पेरोल एडिशन, व्हिच वाज वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट फ्यू मंथ्स। इसकी वजह से मुझे लगता है अभी गोल्ड के प्राइसेस पर अभी दबाव बना रहेगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ रीइंफोर्स एक्सपेक्टेशन की फेड दिसंबर मीटिंग में रेट हाइक कर सकता है, विच इज वेरी नेगेटिव फॉर गोल्ड। और हमने गोल्ड डॉलर इंडेक्स में भी काफी अपटिक आते हुए देखा है पिछले सेशन में। नो डाउट आज कुछ हद तक प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से एक स्मॉल सपोर्ट मिल सकता है गोल्ड के प्राइसेस को, बट हमारी स्ट्रैटेजी सडन राइज की ही रहेगी। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 25,650 हमारी एडवाइस रहेगी, सेलिंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25,755, और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 25,420 एंड देन 25,360 और लेवल्स एज वेल। जी, तो सुगंधा जो लेवल्स बोल रही है वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, लेकिन बेस मेटल्स में सुगंधा क्या देख रही हैं आप? कोई खास मेटल जिसको आप पसंद करती हैं और क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगी उसमें? बेस मेटल्स में मेरी मिक्स एडवाइस रहेगी। आज चाइना का ट्रेड क्या है विच इज स्लाइटली पॉजिटिव। अगर हम इम्पोर्ट्स देखते हैं, जो इम्पोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्लाइटली लेस देन एक्सपेक्टेशंस। इम्पोर्ट्स आर डिक्लाइन बाय अराउंड 8.7% एज अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 12.6% ड्रॉप, जिसकी वजह से प्राइसेस को कुछ हद तक एक सपोर्ट मिल रहा है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें, बिकॉज ऑफ फेड रेट हाइक कंसर्न्स, ओवरऑल स्लो डाउन इन चाइना एंड द स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स, इसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड बेस मेटल्स में भी डाउन ही रहेगा। और निकल के प्राइसेस की अगर मैं देखूं, मुझे स्पेशली आज निकल के प्राइसेस में अच्छी ट्रिगर नजर आ रहा है। एक हायर लेवल्स पर सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ अराउंड 595 हमारी सेलिंग की एडवाइस रहेगी। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 605, और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 580 और लेवल्स। एज प्रीवियसली ऑल्सो स्टेटेड, प्राइसेस 610 से 608 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं कन्विंसिंगली। दैट्स द रीजन इसका पैटर्न अभी नेगेटिव है, और डाउन साइड में प्राइसेस एक सपोर्ट ले सकते हैं 570 और लेवल्स तक।
शुक्रिया सुगंधा, हमारे वक्त निकालने के लिए। रेलिगेयर कमोडिटीज से हमारे साथ सुगंधा सचदेवा थी। सुबह बाजारों के खुलते किन लेवल्स पर रखनी चाहिए नजर, लेकिन आज सभी की नजर टिकी रहेगी क्रूड के लेवल्स पर। ऑलमोस्ट अपने 7 के लो को छू रहा है, इसीलिए क्रूड में भारी गिरावट है और इससे किन शेयरों पर पड़ेगा असर बताएंगे आपको आगे। साथ ही हाजिर होंगे तत्काल ट्रेड के साथ, बजिंग स्टॉक्स बताएंगे और निफ्टी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब बताने के लिए मेरे साथ होंगे मानस जायसवाल आगे। मार्केट का जायजा लेने से पहले हम आपको बता देते हैं आज बाजार के मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे होगी आपको शानदार कमाई। तो तत्काल ट्रेड के लिए मानव चोपड़ा आपको सुझा रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए अशोक लेलैंड। ये है तत्काल ट्रेड का आइडिया इंट्राडे के लिए। इसमें लक्ष्य देख रहे हैं 96 रुपए का, स्टॉप लॉस 87 रुपए का रखिए और अशोक लेलैंड है आज हमारे एक्सपर्ट मानव चोपड़ा की पसंद तत्काल ट्रेड के लिए, यानी इंट्राडे के लिए अशोक लेलैंड है वो शेयर जो आपको देगा कमाई। बाजार पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स में हम दबाव के साथ कारोबार देख रहे हैं। सुबह हमने देखा था कि अच्छी शुरुआत हुई थी हरे निशान पर, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग पर 21 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी में भी 4 अंकों की गिरावट पर कारोबार हो रहा है, लेकिन मिड कैप अभी भी मजबूती से जरूर खड़े हुए हैं। 9 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर मिड कैप है, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट 40 अंक गवा चुके हैं बैंक निफ्टी, 16,905 के लेवल्स पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ज्यादा फासला नहीं है, 717 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 633 शेयर है जो गिरने वाले हैं। और बाजार में केन इंडिया, वेदांता, कोल इंडिया, गेल, इन सब में हम कमजोरी का रुख देख रहे हैं, सभी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, भेल में भी आज कमजोरी का ही आलम नजर आ रहा है और कुछ शेयर्स जिनमें बढ़त है उसमें एचसीएल टेक हम देख रहे हैं रुपया जिस तरह से ट्रिगर कर रहा है, इसलिए एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, इन आईटी कंपनियों में फायदा हो रहा है और ये सभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आईटीसी में कल हमने जबरदस्त दबाव देखा था, आज उन लेवल से ऊपर उठते हुए बीपीसीएल, आइडिया सेल्युलर सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। नमस्ते मानस, निफ्टी में क्या करें इंट्राडे के लिए? प्रियंका देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है, क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं। बट पिछले 4-5 दिनों से जो गिरावट देखी गई है वहां पर उसके बाद निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है और एक अहम सपोर्ट भी है 7700, 7715। तो मेरी राय में तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 7690 का आपको स्टॉप लॉस रखना और शायद 1 से 2 दिनों में निफ्टी रिकवर होगा और कहीं ना कहीं 7850 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, सो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं मानस, लेकिन आपको बताते हैं आज कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें हम एक्शन देख रहे हैं। क्रूड की कीमत लगातार गिर रही है और इसीलिए आज हमारे बजिंग स्टॉक्स में वो शेयर शामिल हैं जिनका ऑयल से जुड़ाव रहता है, यानी ऑयल से जुड़े कारोबार से जुड़े में। एचपीसीएल में दबाव, बीपीसीएल बढ़त पर, तो आईओसी में आज हम दबाव देख रहे हैं और क्रूड में गिरावट का फायदा इन कंपनियों को हो सकता है और इसीलिए हम इनमें हरकत को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी तरह एशियन पेंट्स में दबाव है, लेकिन बर्जर पेंट और नेरोलैक में आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। क्रूड जब गिरता है तो पेंट से जुड़ी कंपनियों को सीधा फायदा होता है और यही हम देख रहे हैं। और क्रूड के गिरावट से एटीएफ यानी वो फ्यूल जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज को उड़ाने के लिए होता है उसमें हरकत आएगी, इसलिए जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन भी आपकी स्क्रीन पर आज हरकत के साथ। वोडाफोन का 4G आज से हो सकता है, तो भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशन में भी आज के दिन हरकत देख रहे हैं हम। सुबह शुरुआत के साथ ये बजिंग स्टॉक में हमारे शामिल हैं, लेकिन एक हरकत जिस दिन आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते वो है चाय के स्टॉक्स में, और चाय जो है और बेहद गर्म होने वाली है, लेकिन इसलिए आज चाय के सारे ही स्टॉक्स आप देखिए, हैरिसन, जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल सभी में तेजी है क्योंकि इनके हालात वेदर के खराब रहे आसाम में और इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं सारी चाय कंपनियां कि वो प्राइसेस बढ़ाएंगी और ऑलमोस्ट कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो
होगा उसमें कीमतों को हम और बढ़ते हुए देखेंगे। मानस, चाय बेहद गर्म हो रही है, आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या हम वो पॉइंट मिस कर चुके हैं जब इसे खरीदना चाहिए था? अभी आप चाय में किस तरह की हरकत देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स में, और क्या सलाह? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक जिस तरह के चार्ट्स हरिसन मलयालम के हैं, एक रैली देखी गई थी 43 रुपीज से करीब 60 रुपए तक, कंसोलिडेशन देखा गया करीब 8-9 ट्रेडिंग सेशंस का, और फिर से एक ब्रेकआउट देखा गया। मैं समझता हूं कि पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा है। 70 रुपए और 71 रुपए के लेवल्स हरिसन मलयालम में देखे जा सकते हैं। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी के मौके बनते हैं, जिसके स्टॉप लॉसेस 57 के आसपास होंगे। लेकिन अगर आप मैक्लॉयड रसेल का चार्ट देखिए तो लगता है कि यहाँ पर निवेश के मौके ज्यादा हैं, ट्रेडिंग के मौके उतने ज्यादा नहीं लगते हैं। बट अगर आप निवेश करके चलते हो और आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 मंथ का है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल करीब 210 रुपए के आसपास तक का है। तो आपको निवेश करना है तो आपको मैक्लॉयड रसेल में निवेश करना है, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली हरिसन मलयालम में करनी है। ओके, सो चाय में मैक्लॉयड रसेल पसंद आ रहा है, लंबी अवधि के लिए 210 का टारगेट दे रहे हैं मानस आपको मैक्लॉयड रसेल में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम अभी हाजिर होंगे, दूसरे बजिंग स्टॉक्स पर भी बात करेंगे और आपको अपने स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए ये भी सलाह लेकर आएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर, बैंक निफ्टी करीब ½ % नीचे, हालांकि दाम बढ़ने से चाय के शेयरों में भी तेजी। एल्केम और डॉक्टर लाल्स पैथलैब के आईपीओ खुले। एल्केम ने एंकर इन्वेस्टर से 1050 रुपए के भाव पर करीब 400 करोड़ रुपए जुटाए। डॉक्टर लाल में 550 रुपए के ऊपरी बैंड पर एंकर इन्वेस्टर का निवेश। सांसद ले रहे हैं जीएसटी पर ट्यूशन, कई नेताओं की मांग पर लोकसभा स्पीकर ने बनाया एक्सपर्ट का ग्रुप। भारती एयरटेल के बाद आज वोडाफोन भी अपनी 4G सर्विस करेगी लॉन्च, कोच्चि में होगी शुरुआत। और नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया और राहुल गांधी की पेशी, दिल्ली हाई कोर्ट का राहत देने से इनकार। बाजार दबाव में, सेंसेक्स में 65 अंकों की गिरावट पर कारोबार हो रहा है, वहीं निफ्टी में भी हम दबाव देख रहे हैं, 13 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी उठा रहा है। मिड कैप जो सुबह से लाल हरे निशान पर कायम रखने की कोशिश कर रहे थे, अब लाल निशान में स्लिप हो चुके हैं 13,165 पर। मिड कैप बैंक निफ्टी में भी दबाव, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अब डिक्लाइंस की तरफ है ये रेशियो, यानी 732 है शेयर है जो गिर रहे हैं, और इनकी संख्या डेफिनेटली ज्यादा है एडवांसेस के मुकाबले। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बाजार में आप किस तरह का एक्शन अभी देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, अगर आप फिलहाल जिस तरीके से बाजार चल रहे हैं उसकी ओर ध्यान दें तो 7700 से 8100 का एक दायरा है जिसके बीच में बाजार को अक्सर हमने घूमते देखा है। तो जैसे ही बाजार 8000 के आसपास आता है, किन्हीं बातों को लेकर बिकवाली चालू हो जाती है, ट्रिगर कुछ भी हो और वापस से 7700 7650 के लेवल्स तक आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दायरे में जब तक बाजार रहेगा तब तक यही दायरा मान के चलना चाहिए, अनलेस एंट्री इस दायरे से बाहर निकलता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इस वक्त जो हम अपने निवेशकों को सलाह दे रहे हैं वो ये है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा दूर रहें, लेकिन अगर लंबी अवधि के या मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कई जगह मिड कैप में हमने देखा है कि 20% 30% की कट आई है, वहां पे एक अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि अल्टीमेटली ये बात तो तय है कि इकोनॉमी आगे आने वाले दिनों में सुधार देखेगी, जैसे कि नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है और जो कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए हम खरीद की सलाह दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए साइड में रहने की सलाह दे रहे हैं।
ओके, सो मध्यम से लंबी अवधि है तो लॉन्ग की सलाह राजेश जी की, लेकिन हम इनसे सलाह लेंगे स्टॉक स्पेसिफिक भी आगे आपके सवाल रखेंगे। पर फिलहाल एक स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर जहां हम सुबह से लगातार हरकत देख रहे हैं वो है चाय से जुड़े स्टॉक्स में, और यहां दिख रही है हमें अच्छी खासी हरकत। सभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, कीमत बढ़ा सकती हैं चाय की कंपनियां और इसका असर स्क्रीन पर तीनों ही हरे निशान पर कारोबार कर रही हैं मजबूती के साथ। और ये है आज हमारे फोकस का सेक्टर, चाय की कीमतों में तेजी का अनुमान है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैक्लॉयड रसल के CFO कमल बाहेती। नमस्ते बाहेती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हम कितनी बढ़ोतरी एंड कंज्यूमर के लिए आने वाले समय में देख सकते हैं और किन वजहों से ये बढ़ोतरी हो रही है ये भी समझाएं। नहीं, अगर आप लास्ट 2 साल से टी प्राइसेस का मूवमेंट देखें तो टी प्राइसेस काफी स्टेबल रही हैं, कोई तरह का इंक्रीज नहीं था। ऑक्शन लेवल में अक्टूबर महीने से लेके अब तक काफी स्ट्रांग प्राइस मूवमेंट रहे हैं और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में अभी 8 से 10 रुपया का गैप है ऑन द हायर साइड। तो हमको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जब हमारी नए सीजन की चाय समटाइम इन मार्च पे प्राइस खुलेंगे तो वो कम से कम 15 से 20 रुपया ऊपर खुलना चाहिए, क्योंकि इस साल और लास्ट ईयर इंडियन टी प्रोडक्शन में करीब 40-50 मिलियन का 2 साल में क्यूमुलेटिव शॉर्टेज रहा। तो प्रोडक्शन में शॉर्टेज है, डिमांड ग्रोथ है, शॉर्टेजेस के कारण प्राइस के मूवमेंट पॉजिटिव फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर रहना चाहिए जी। और साथ ही में क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखेंगे, वहां पर किस तरह के आप मूवमेंट देख रहे हैं, उसका भी फायदा आप लोगों को मिलेगा क्या यहाँ भारतीय चाय कंपनियों को? हाँ, लास्ट ईयर इंटरनेशनल प्राइसेस में 15-20% के करीब डाउनवर्ड ट्रेंड था टी प्राइसेस का, बट ड्यूरिंग 2015 कीनिया में करीब 48 से 50 मिलियन किलोग्राम का प्रोडक्शन शॉर्टेज है वेदर के कारण, वहां पे प्राइसेस 25 से 30% हायर है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटीज इंक्रीज होगी एट ए हायर प्राइसेस, जिससे शॉर्टेज का इम्पैक्ट और ज्यादा यहाँ पे इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। और इसके कारण हम बोलते हैं कि करंट प्राइस ट्रेंड जो हायर होना शुरू हुए हैं अक्टूबर से, अगले साल में भी कंटिन्यू रहने चाहिए अगर हमारे यहाँ नॉर्मल प्रोडक्शन रहता है तब भी। तो शॉर्टेज के कारण प्लस इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट पॉजिटिव टी प्राइसेस में आने वाले समय में दिखना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर बाहेती हमसे बात करने के लिए। तो चाय गर्म ही रहने वाली है, अक्टूबर में गर्मानी शुरू हुई और अगले साल तक इसकी कीमतें यूं ही रहेंगी। राजेश जी, चाय के आप सारे स्टॉक्स देखिए, आज सभी जो हैं बहुत जोरदार कारोबार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चाय कंपनियों को? देखिए प्रियंका, ठीक कहा आपने कि चाय गर्म रहने वाली है और ठंड के मौसम में चाय गर्म रहे तो ही अच्छी बात है। कमल जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि प्रोडक्शन शॉर्टेज है, डिमांड बढ़ रही है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी बड़ी डिमांड आ रही है। केनिया में वेदर के कारण से जो शॉर्टेज आई है उस कारण से भी कीमतों में थोड़ा सा ऊपर का रुख देखने को मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली चाय के स्टॉक्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में बिल्कुल यहाँ से थोड़ी सी अप मूव बनती तो है, एक तो इस कारण से, दूसरे कई दिनों से स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर कोई स्टॉक को ही चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन में अगर कोई देखना चाहे तो टाटा ग्लोबल वुड बी द बेस्ट पिक, और सेकेंड लाइन स्टॉक्स में मैक्लॉयड ले लीजिए, जयश्री टी ले लीजिए, दोनों में से किसी में निवेश किया जा सकता है। तो चाय पत्ती महंगी पीनी पड़ेगी आपको, चाय जो है अब महंगी पड़ सकती है, लेकिन चाय के स्टॉक्स आज जरूर मुस्कुरा रहे हैं। अब रुक करते हैं आपके सवालों का। झारखंड से मनोज कुमार है मेरे साथ। नमस्ते मनोज जी, बताइए। नमस्कार मैम, मेरे पास रिलायंस कम्युनिकेशन के 5 शेयर 85 हैं और जैन एलिगेशन के 4 शेयर 72 थे। इसको क्या करना चाहिए? रिलायंस कम्युनिकेशन तो अभी नीचे चल रहा है मैम, तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और क्या करें इसमें? ओके, सो रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए हमने देखा था पिछले हफ्ते इसने अपना टावर बिजनेस जो है वो भी बेचा है। राजेश सर, रिलायंस कम्युनिकेशन और जैन इरिगेशन को लेकर मनोज को क्या सलाह देंगे? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो गिरावट देखने को मिल रही होती है कि अच्छा रन अप हुआ है, उसके बाद की करेक्शन का आ जा सकता है। दूसरे बाजारों में भी दबाव है जिस कारण से देखा गया है। अदरवाइज आप देखेंगे टावर बिजनेस बेचने के बाद जो डेट की इनकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर ये 3 महीने के नजरिए के साथ बने रहे तो ये बिल्कुल मुनाफे में आ जाएंगे। दूसरा स्टॉक इनका जैन इरिगेशन का है, वहां मैं थोड़ा सा इनको निकल जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो थोड़ी सी
से ओवर लीवरेज नजर आ रही है, डेट की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, डेटर्स भी साइकिल जो है वो बड़ा है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक बार मौका मिले तो निकल जाए। जयदीप का सवाल को शामिल करते हैं। बंगलुरु से इन्होंने हमें ये एसएमएस भेजा है। जेएमटी ऑटो लिमिटेड के इनके पास 350 शेयर हैं, 66 रुपए की इनकी खरीदारी रही है और लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं। राजेश जी, पसंद आ रही है इनकी ये चॉइस जेएमटी ऑटो? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक अच्छी कंपनी है और जिस तरीके से ट्रैक्शन हम ऑटो स्पेस में देख रहे हैं, लगभग सारी ऑटो कंपनीज अपने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनी उनको फॉलो करेगी। जेएमटी ऑटो वन ऑफ देम, वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आरिफ जी ने हमें फोन करके बताया था, गुजरात के ही रहने वाले हैं, एटलस साइकिल पर सलाह चाहते हैं। इनके पास हैं 200 शेयर, 203 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी। नजरिया 1 साल का है। टीटागढ़ वैगन 300 शेयर होल्ड करते हैं, 130 रुपए में खरीदारी की थी और टीटागढ़ वैगन को खरीदने के पीछे है वजह कि रेल बजट आने वाला है और उसके पहले हम इन स्टॉक्स में हलचल देखते हैं। आपको ये दोनों चॉइसेस कैसे लग रहे हैं राजेश? देखिए, एटलस साइकिल की बात करें, बहुत ही उम्दा कंपनी है, अच्छी पकड़ है मार्केट में। मार्केट शेयर देखें तो एक बड़ा मार्केट शेयर है इनका, लेकिन दिक्कत यह है स्टॉक के साथ कि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो अनलेस आप मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इसमें निवेश करते हो, मैं नहीं समझता इसमें ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर भी मैं निवेश के लिए यही सलाह दूंगा कि अच्छा स्टॉक है, नए निवेशक भी इसे खरीद सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए के साथ। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा था? सर, दूसरा शेयर टीटागढ़ वैगन का है। रेल बजट के ठीक पहले इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत खरीदा है। टीटागढ़ वैगन, जैसा कि आपने कहा है कि रेल बजट के आसपास ये रेलवे से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक है उसमें एक अच्छी हलचल देखने को मिलती है, इस उम्मीद पर कि कुछ नए ऑर्डर्स आ जाएंगे। और इन दिनों ऐसी खबरें भी लगातार निकल के आ रही हैं कि रेल की तरफ नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे मूवमेंट आ रही है। लेकिन अगर ये स्टॉक्स रेलवे बजट के बाद तक भी चल पाते हैं तभी इसमें मूवमेंट की एक सलाह दूंगा, क्योंकि अक्सर कई वर्षों से हमने देखा है कि 26 फरवरी जबकि रेल बजट आता है उसके बाद स्टॉक्स की मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इनमें ट्रेड करना है तो डेफिनेटली 15-16 फरवरी तक ही पोजीशन रखें, उसके बाद जो भी मुनाफा है वहां से लेकर निकल जाएं। ओके, सो रेल बजट के पहले इसमें आप प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएं, राजेश की सलाह। लेकिन वक्त है ब्रेक का। आगे बैंकिंग शेयरों के साथ दूसरे और सवालों के जवाब देने के लिए राजेश बने हुए हैं। साथ ही आज खुले अल्केम और डॉक्टर लैब पैथ लैब के आईपीओ पर भी करेंगे चर्चा। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आज खुले हैं 2 आईपीओ, डॉक्टर लाल पैथ लैब और अल्केम के आईपीओ खुल रहे हैं और इन दोनों पर राय जानना चाहूंगी। राजेश, आपका ये दोनों आपको कैसे दिखते हैं? लंबे चौड़े पैसे जुटाने की इनकी तैयारी है, आप इन दोनों कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, दोनों ही बहुत उम्दा कंपनी है, एक तरीके से हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है। एल्केम में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका बहुत अच्छा है, कंपनी के कारोबार बहुत अच्छे हैं। बहुत ही दिनों से स्टॉक के लिस्ट होने की और आईपीओ आने की लोगों को उम्मीद बनी थी। मैं समझता हूं कि जो मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया है स्टॉक में बहुत अच्छा बनता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहे हों, बट फ्लिपिंग के लिए फिर भी ये सुविधाजनक है, क्योंकि हमारा अनुमान है कि लिस्टिंग में एक अच्छे गेन की उम्मीद की जा सकती है। तो इसमें भी सब्सक्राइब की ही राय रहेगी। दूसरी और अगर आप डॉक्टर पैथ लैब को देखें, डॉक्टर लाल पैथ लैब को, तो उसमें भी अगर आप देखें तो इस सेक्टर में कोई भी ऐसा लिस्टेड प्लेयर जो एक्सक्लूसिवली इस पे हो नहीं है। हाँ, फोर्टिस में एक छोटा हिस्सा इसका बिल्कुल है या अपोलो हॉस्पिटल्स में है, बट उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि एक्सक्लूसिवली जो पैथ लैब की जो इंडस्ट्री है उस पर कोई भी लिस्टेड प्लेयर है। तो एक तो वो कारण हो सकता है इस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने का। दूसरे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी जब इसके ऑपरेशन पीयर ग्रुप अगर
फोर्टिस का वो हिस्सा लेते हैं, दोनों को मैच करते हैं, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी बेटर है। तो इन दोनों ही क्राइटेरियाज पे मैं समझता हूं कि पैथलैब में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। न केवल फ्लिपिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि तक भी रखते हैं तो भी वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन देगी। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार लिस्टिंग पे आप इसमें मुनाफा वसूल कर लें और उसके बाद फिर बाजार में जब प्रॉफिट बुकिंग आए या आपके खरीदे हुए भाव से नीचे आए तो दोबारा एंट्री की जा सकती है। ओके, सो दोनों ही लैब से जुड़े हुए डॉक्टर लाल पैथलैब और अल्केम लैब के IPO खुल रहे हैं और पसंद आ रहे हैं राजेश को। लेकिन SS साहू मेरे साथ जुड़ गए खड़गपुर से अपने सवाल के साथ। नमस्ते साहू जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। नमस्ते, मेरा एक्सिस बैंक है 150 एट द रेट ऑफ रुपीज 561 एंड ICICI बैंक एट द रेट ऑफ रुपीज 330 400 शेयर। तो मैं लंबे नजर से रखना चाहता हूँ 5 साल 3 से 5 साल, तो हमें कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, टारगेट्स क्या मिल सकते हैं? 3 से 5 साल रुक सकते हैं राजेश। साहू जी नुकसान पर हैं अभी एक्सिस और ICICI में, लेकिन लंबी अवधि के लिए कैसे देख रहे हैं इन दोनों बैंक्स को? देखिए, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक दोनों ही अगर आप जो आपके पास होल्डिंग है, मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा बैंक है और दोनों में ही पोजीशन, चूंकि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो गिरावट आई है वो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आई है। बाजार में कई कारणों से स्टॉक्स में गिरावट आती है, अभी बाजार में नरमी देखी जा रही है तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में बिक रही है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने देखा है PSU बैंक्स के वनिस्पत वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच भले हों, लेकिन अगर NPA की तरफ नजर डालें तो बेटर अवस्था में है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल दोनों स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 5 साल का टारगेट इस वक्त बताना थोड़ी दिक्कत की बात होगी, लेकिन बने रहने की सलाह रहेगी और हर गिरावट में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो होल्ड की सलाह। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद राजेश अग्रवाल जी के साथ हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। राजेश अग्रवाल है मेरे साथ सटीक सलाह देने के लिए। इंद्रनील कौशल का पहला सवाल नोएडा से जानना चाहते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। 1000 शेयर है, 847 रुपए में खरीदा था इन्होंने। राजेश जी, इंडसइंड बैंक के 1000 शेयर 847 खरीद रही है, क्या करने की सलाह होगी सर? राजेश जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, लेकिन बाजार पर एक नजर अभी डाल लेते हैं। बाजार में हमने सुबह देखा था कि अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजारों में लाल निशान हावी होता गया और अब कमजोरी बढ़ती हुई सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। अब 25,429 पर है सेंसेक्स, वहीं निफ्टी भी 7,741 पर ऑलमोस्ट 24 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी गिरावट को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। 29 अंकों की गिरावट मिड कैप में देखने को मिल रही है। 13,153 के लेवल्स मिड कैप में नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में दबाव बेहद बढ़ गए हैं सुबह के मुकाबले। 81 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो सुबह फिर भी कुछ बैलेंस होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये डिक्लाइंस की तरफ ज्यादा है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो पिट रहे हैं। 808 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनके मुकाबले केवल 610 शेयर हैं जो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाँ IT से जुड़े स्टॉक्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि रुपए में हम जिस तरह की मजबूती देख रहे हैं इसका फायदा IT रिलेटेड स्टॉक्स को मिल रहा है। TCS, इन्फोसिस, HCL ये सभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। ITC में कल हमने जबरदस्त गिरावट देखी थी, GST में जिस तरह से सिगरेट की कीमतें बढ़ सकती इसे लेकर के, लेकिन आज ITC उन लेवल से रिकवर करते हुए। मेरे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। स्टॉक्स फटाफट में स्टॉक्स की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हमारे पास था हमारे दर्शक का इंडसइंड बैंक पर। राजेश, 1000 शेयर इनके पास है, 847 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। ये है इंद्रनील कौशल, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें इंडसइंड बैंक में क्या करें? देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि बैंकिंग स्टॉक आगे आने वाले दिनों में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। मौजूदा स्तर से कम 10% की बढ़त बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। चंडीगढ़ से प्रिंस, इलाहाबाद बैंक 1502 शेयर होल्ड करते हैं, 128 की खरीद।
देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बहुत लंबी अवधि के लिए बना रहना पड़ेगा, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके के लगातार प्रेशर देख रहे हैं उसका इफेक्ट इस पे आएगा। तो अनलेस आप लंबी अवधि के हों, निकल जाएं। शैलेश कुलकर्णी, फिनोलेक्स है इनके पास 30,000 शेयर, 120 की खरीद। बिल्कुल बने रहें, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, होल्ड की सलाह रहेगी। मुंबई के प्रशांत के पास है जीएमआर इंफ्रा, 500 शेयर, 26 रुपए 85 पैसे की खरीद। देखिए, कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि फंड्स के अरेंज करने की। मुझे लगता है कि अनलेस बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर के नजर आ रहे हैं। तो जहां भी मौका मिले एक बार प्रॉफिट बुक कर लें या लॉस बुक कर लें। बंगलुरु के आके गोविंद, एनएमडीसी 500 शेयर, 176 की खरीद। बिल्कुल लंबी अवधि के लिए एक बहुत उम्दा शेयर है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं। गांधीनगर के सीके मोदी के पास है स्पाइस जेट के 3500 शेयर, 20 रुपए की खरीद है। बहुत अच्छी खरीद है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बावजूद इसके कि अच्छा रनअप देखा गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और अभी अच्छे रिटर्न दे सकता है, बने रहने की सलाह रहेगी। अमरकांत सलूजा के पास है एनसीसी के 1500 शेयर, 75 रुपए की खरीद है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है। मुझे लगता है कि न केवल बने रहें बल्कि नए निवेशक ऐड भी कर सकते हैं। चेन्नई के रविंद्रन, राज इंडस्ट्रीज 200 शेयर, 160 रुपए की खरीद है। देखिए, यहां से निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे लग रहे नहीं हैं, आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो जहां पर भी मौका मिले निकल जाएं। रुड़की से उषा कौशल, गीतांजलि जेम्स 1000 शेयर, 63 की खरीद। इस वक्त थोड़े से मूवमेंट में है स्टॉक, बट मैं समझता हूं कि जहां भी मौका मिले निकल जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी तेज गिरावट आते हुए स्टॉक में। तो कहा नहीं जा सकता कि दोबारा वो रिपीट नहीं होगा करके। राजेश जी, धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है? प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में चर्चा हुई है उसमें मेरा निजी कोई भी निवेश नहीं है किसी में भी। हमारी कंपनी का या क्लाइंटों का कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन हो सकती है। तो राजेश अग्रवाल से हम इजाजत ले रहे हैं, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में कुछ रिकवरी। आईटी, ऑटो कर रहे हैं मदद। दाम बढ़ने से चाय के दामों में भी जबरदस्त उछाल। एल्केम और डॉक्टर लाल पैथ लैब के आईपीओ खुले। एल्केम ने एंकर इन्वेस्टर से 1050 करोड़ रुपए के भाव पर करीब 400 करोड़ जुटाए। डॉक्टर लाल के 550 रुपए के अपर ब्रांड पर एंकर इन्वेस्टर्स का निवेश हुआ। सांसद ले रहे हैं जीएसटी पर ट्यूशन। कई नेताओं की मांग पर लोकसभा स्पीकर ने बनाया एक्सपर्ट्स का ग्रुप। भारती एयरटेल के बाद आज वोडाफोन भी अपनी 4G सर्विसेज करेगी लॉन्च। कोची से होगी शुरुआत। और नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया और राहुल गांधी की पेशी। दिल्ली हाई कोर्ट का राहत देने से इंकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जी हां, ये ऐसा शो है जो अगले आधे घंटे तक आपकी मदद करने वाला है। जी हां, अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं एफएनओ में खास तौर पर, तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि कौन से स्टॉप लॉसेस रखें, कैसे ट्रेड लें। तेजी कर रहे हैं तो वो क्या सही है, और अगर मंदी कर रहे हैं तो कहां पर आपको पोजीशंस बनानी चाहिए, लेवल्स बताएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करिए, 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। माना
मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए थे ही और अब हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटी से गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। गौरव, ये बताइए, आज जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे, 7734 तक हमने देखा, अब निफ्टी गया, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। इस समय अगर एक ट्रेड लेना हो, 1.25 घंटे हो गए बाजार को खुले हुए, तो किस तरफ लेंगे? पुल बैक के लिए खेलेंगे या आपको लगता है उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए? ये रणनीति वैसे पिछले कुछ दिनों से काम कर रही है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, अब सही कह रहे हैं। लग रहा था कि निफ्टी एक बाउंस बैक देगा, लेकिन दे नहीं रहा है। तो मार्केट में काफी डायनामिक होना पड़ता है। रिजिड रह के मंदी करनी है, तेजी करनी है, उसमें मतलब नहीं है। मेरे सबसे सेलोनाइज निफ्टी अभी लग रहा है, क्योंकि वो 7800 के नीचे ट्रेड कर रहा है ना। उसमें कुछ ऐसे कुछ सेक्टर्स में से कोई एक्शन दिख रहा है जो मैं कहूँ नहीं पर्टिकुलर बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग है या आईटी स्पेस में काफी लॉन्ग्स बने जो एक सपोर्ट दे सके। तो मेरे सबसे उछाल में अगर आता है तो निफ्टी आज भी पॉजिटिव की तरफ गया था। निफ्टी ये काफी अच्छे लेवल से आप चाहे तो पुट ले सकते हैं निचले स्तरों के, या आप शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक 7800 स्पॉट लेवल में सस्टेन नहीं करेगा, मंदी ही रहेगी मार्केट में। शायद मेरा ये अनुमान है कि आज नया लो निफ्टी मार सकता है। 7735 का शायद आज इंटरडे लो है, वो सबसे 20 पॉइंट से दूर है। मेरे हिसाब से 7720 के नीचे भी आज एक बार निफ्टी दिखा सकता है, और 7700 के नीचे जहां पे काफी उन्होंने उछाल भी ली है और शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला पहले भी देखा गया था, वो अगर देखेंगे तो मेरे साथ वो भी एक बार टूट सकता है। ओके, चलिए फिलहाल एशियाई बाजार देखिए 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। शंघाई, हांगकांग, निकाई के मार्केट्स इस समय। लेकिन दर्शकों के सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। एक एसएमएस भेजा है प्रतीक ने पुणे से। भारती एयरटेल एक लॉट इन्होंने शॉर्ट किया है 1200 रुपए के लेवल पर। ये शॉर्ट पोजीशंस इन्होंने बनाई हैं। मानस, भारतीय एयरटेल का चार्ट देखकर कैसा लगता है? देखिए, फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन दिक्कत है और रेगुलेटरी दिक्कत बड़ी है। 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप के ऊपर कंपनसेशन की तलवार लटकी हुई है। कोई राहत इन कंपनियों को मिली नहीं है। शायद दर्शक ने यही सोच के शॉर्ट पोजीशंस बनाई होगी। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी भारतीय एयरटेल का वीक लगता है। आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है, स्टॉक ने जब 323 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था और पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशंस देखे तो उस लेवल्स के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं कि शायद आने वाले टाइम में और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। कम से कम 300 रुपए तक के टारगेट तो बिल्कुल आपको सेट करके चलने चाहिए, और अगर एक शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है तो अब आपको उसके स्टॉप लॉसेस 327 रुपए के आसपास रखने चाहिए। ओके, चलिए तो इस स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए। दिलशाद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। शेख साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी शेख साहब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैंने वेदांता इंट्राडे के लिए बाय किए थे 89 रुपये और 50 पैसे में। ओके। तो हमें डिलीवरी रखने की पूरी ताकत है, तो क्या करें? वेदांता अभी से निकल जाए या वेदांता रखें? चलिए, वेदांता में खरीदारी करिए। चार्ट वेदांता के कैसे लग रहे हैं मानस? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तो हम देख रहे थे मेटल कमोडिटीज में थोड़ी तेजी थी, आज बिल्कुल ठंडा कारोबार हो रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको मेटल में सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे 2 स्टॉक हैं, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ऐसा लगता है कि शायद वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ मेटल के काउंटर से जो अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया है। और जहां तक बात वेदांता की है, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिलेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 85 और 84 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, बट लोअर लेवल्स पे बहुत सपोर्ट है। अगर आप पूरा रेंज देखेंगे तो 80 रुपए से लेकर 75 रुपए तक ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रेंज लगती है। तो जैसे इन्होंने बताया कि निवेश करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर 1 से 1.5 साल का व्यू रखा जाए तो यहां से तो डेफिनेटली बेहतर लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है उससे पहले आपको पैनिक होने के मौके मिले, लेकिन पैनिक ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि सपोर्ट बहुत लगता है 75 और 80 की रेंज में। और अगर हम 1 से 1.5 साल की बात करें तो एक बार भी स्टॉक 100 रुपए के ऊपर जाएगा, जब अपना 50 दिनों को मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, तो मैं समझता हूं कि वहां पर चांसेस बहुत बनेंगे कि स्टॉक 150 और 175 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे राय में तो अगर 1 से 1.5 साल का व्यू है तब तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। ओके, चलिए पंकज जी के पास चलते हैं। मुंबई से पंकज जी ने हमें फोन किया, सुजलॉन पर राय जानना चाहते हैं। बताइए, सुजलॉन के कितने शेयर खरीदे हैं, किस भाव पे? सर, मैंने 22 रुपया 80 पैसे में 1000 शेयर खरीदा है सुजलॉन के। ओके, और नजरिया भी बताइए, 1000 शेयर आपने जो खरीदे? 1 से 2 साल। 1 से 2 साल का नजरिया है। सुजलॉन चार्ट पर मानस कैसा लगता है आपको?
देखिए, सुज़लॉन को ट्रेड करने का केवल एक मात्र तरीका यह है कि आपको एक चीज पता है कि 20 रुपए और 19 रुपए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अब आपको जब भी आप लॉन्ग ट्रेड बना रहे हैं इसके आसपास, तो आपको 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं। जहां तक बात अपसाइड की है, मैं समझता हूं कि 23 रुपए 24 रुपए थोड़ा सा हार्ड लगता है शॉर्ट टर्म में, बट क्योंकि 20 रुपए और 19 रुपए सपोर्ट है तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है और कभी भी स्टॉक 23 रुपए 50 पैसे के लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम 30 से 31 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 1.5-2 साल का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि अगर ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जाए तो बिल्कुल 19 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए और शायद आने वाले टाइम में 1 से 2 मंथ में स्टॉक 30-31 रुपए के लेवल्स वापस टेस्ट करे। चलिए, तो ये रहा सुज़लॉन पर। सुनील जी ने इंदौर से फोन किया है। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने बैंक निफ्टी खरीद रखे हैं 100 शेयर 17,950 रुपए के भाव में जी। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए? 17,950 के भाव पर गौरव इन्होंने बैंक निफ्टी में तेजी की है। बताइए बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है, कहां पर स्टॉप लॉस रखें, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए 17,950 ये कह रहे हैं 17,950। शायद कुछ दिक्कत आ रही है, गौरव तक बात नहीं हो पा रही। माना 17,950 पर इन्होंने खरीदारी करी है बैंक निफ्टी में, काफी ऊपर की खरीदारी है। इस समय 16,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? लगता है इन्होंने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर किया है। देखिए, मूड बिगाड़ने में मार्केट का बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है और मैं समझता हूं कि अगर मार्केट गिरेगा तो बैंक निफ्टी की वजह से ही गिरेगा, क्योंकि एक सपोर्ट है 16,600 रुपए के आसपास, और अगर 16,600 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां पर गिरावट बढ़ेगी, वापस 16,000 और 15,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो अगर ये इनके पास एक लॉन्ग ट्रेड है तो अपना स्टॉप लॉस 16,500 के आसपास जरूर लगाएं। चलिए, एक और दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय। मनीष जोशी जी राजस्थान से फोन किया है। जोशी जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? शायद जोशी जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। एक लॉट इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का दो कॉल इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 1,000 रुपए के भाव पर, 1,000 रुपए का कॉल लिए हैं, माफ कीजिएगा, 16 रुपए के भाव पर इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गौरव अब आपको हमारी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताइए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बताइए गौरव, 16 रुपए के भाव पर 1,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने एक कॉल लिया है, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक में अगर बात की जाए तो 940 एक अच्छा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से आप रखिए स्टॉप लॉस 940 स्पॉट लेवल्स में। उसके अगर नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर देना। उछाल के लिए रुकिए। मेरे हिसाब से जो हिसाब से इरोजन आ रहा है, जो मैं भी दिक्कतें काफी फील कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, काफी वैल्यू इरोजन हो रहा है ऑप्शंस वगैरह में फिलहाल, टाइम वैल्यू इरोजन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वापस 16 रुपये आना डिफिकल्ट है। अगर ये 970 980 हो भी गया तो भी मेरे हिसाब से आपको 10 से 12 रुपए इसका वैल्यू होगी 1000 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन की। फिलहाल होल्ड कीजिए। 940 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें स्पॉट लेवल्स में। वो अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो आप एग्जिट कर दीजिए। चलिए, लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक पर जाते आते बाजार पर नजर डालिए और देखिए कच्चे तेल जिस तरह से 7 साल के निचले स्तर पर है। एयरलाइन शेयरों में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार जरूर ठंडा कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भरपूर है। चाय के शेयर देखिए आज बेहतरीन रैली दिखा रहे हैं और एफएनओ में अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर मैक्लॉयड रसल है। जयश्री टी 6.5% की उछाल दिखा रहा है। हिंदुस्तान मलयालम में डबल डिजिट के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो चाय एविएशन पैक मजबूत है और मजबूत है आईटी पैक भी। एचसीएल टेक करीब 2% मजबूती के साथ। इन्फोसिस 1% से ज्यादा का उछाल और आईटीसी 3 दिन में 10% की गिरावट के बाद आज ये स्टॉक भी उछाल दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं कि लाल निशान में है, बाजार तो सब पिट रहा है। अच्छी खरीदारी भी यहां पर देखने को मिल रही है। देख लेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, ये वो पैक है जो आज काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और मनोज कुमार जो हमारे दर्शक है हरियाणा से जुड़े हुए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो ऑटो शेयर पर ही अपना सवाल पूछ रहे हैं। आयशर मोटर है आपके पास। सर बताइए क्या जानना चाहते हैं मनोज जी? सर मेरे पास 18,000 वाली कॉल है 35 रुपए पे 2 लोट
ओके, 35 रुपए पे आपने ली है। कब खरीदी? ये सर 2 दिन हो गए इसमें। 2 दिन हो गए आपको यहाँ पर पोजीशन होल्ड करते हुए। देखते हैं इस समय इस 18,000 की कॉल का भाव क्या चल रहा है। 2 लॉट इन्होंने खरीदे हैं। गौरव बताइए क्या करना चाहिए इनको? आज तो मजबूती के साथ आयशर मोटर खड़ा है। देखिए, लग तो रहा है कि यहाँ से आयशर मोटर में थोड़ी सी उछाल आ सकती है, टेम्पररी उछाल। अगर मैं बात करूं तो पॉसिबिलिटी है उसमें आ जाए, लेकिन काफी भारी इसकी उम्मीद नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जब नतीजे वगैरह आए थे, सेल्स नंबर्स आए थे मेरे, माफ कीजिएगा, तो उसके बाद में काफी अच्छी शॉर्ट पोजीशंस वगैरह बनी थी। तो एक 16,700 16,800 तक की उछाल देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। आप इसमें 16,300 तक का इसमें स्टॉप लॉस रख दीजिए स्पॉट लेवल्स में। उसके नीचे गया तो वापस एक बार 16,100 के लेवल वापस टेस्ट कर सकते हैं। तो आप वो हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए और फिर आप प्ले कीजिए। मनोज, इसके अलावा कोई और सवाल भी है आपके जहन में? जी सर, सन फार्मा है मेरे पास 850 रुपए के रेट में 50 बाय। और ये आपने डिलीवरी ले रखी है? हाँ जी, हाँ जी, जी। चलिए पूछते हैं मानस, 850 रुपए में सन फार्मा खरीदा, और ये इकलौते ऐसे कस्टमर दर्शक नहीं है जिनको नुकसान हो रहा है सन फार्मा में। आप देखिए, जिन लोगों ने ऊपरी भाव पर सन फार्मा खरीदा है वो काफी परेशान है। आज 1% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं सन फार्मा पे। ये जरूर है कि पिछले 2 दिनों में रिकवरी देखने को मिली है, ट्रेडिंग के मौके भी दिए हैं स्टॉक ने। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तब आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली वीकली चार्ट पे दिखता है, जिसके नेकलाइन 800 रुपए के आसपास है। मेरी राय में उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। उछाल पे अगर आप लॉन्ग में फंसे हुए हैं तो निकलना चाहिए। 800 रुपए काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो नेकलाइन भी है और 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। तो मेरी राय में अगर थोड़ी सी रिकवरी और देखने को मिले, 780 790 के लेवल्स देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं इनको स्टॉप लॉस जरूर 750 का रखना चाहिए। चलिए, पिछले 5-6 महीने स्टॉक के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। उससे पहले पिछले 5-7 साल तक इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है भारतीय बाजारों में। लेकिन अब हमारे साथ गौरव फोन लाइन पर जुड़े हैं। गौरव गर्ग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? कहां से फोन कर रहे हैं गर्ग साहब आप? सर, मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, यूपी से। जी जी, बताइए। सर, मेरा ये अदानी पोर्ट मैंने फ्यूचर में ले रखा है। जी सर, मेरे पास पिछले लास्ट मंथ भी था, ये 299 रुपए पे मैंने खरीदा था। फिर मैंने इसे निकाल दिया है 270 रुपए पे एक्सपायरी पे। ओके। फिर मैंने ये दिसंबर में पोजीशन 257 रुपए 40 पैसे से बनाई है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा ये एक्सपायरी तक। और यही शेयर आप क्यों चुन रहे हैं बार बार, ये भी बताइए। सर, एक कंपनी से मैं लेता हूँ एडवांस, उन्होंने मुझे दिलवाया था, तब से मैंने पकड़ ही रखा है, छोड़ा नहीं है मैंने। हो सकता है रिकवर हो, जब 20% गिर चुका है ये। जी, 257.40 पर आपने खरीदा है। 254 का भाव आज देखने को मिल रहा है अडानी पोर्ट्स में। एक अच्छा शेयर तो रहा है, लेकिन अब क्या करें, पूछते हैं। गौरव बताइए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? दिसंबर सीरीज में इनको मुनाफा दे सकता है ये शेयर क्या? देखिए, आसार थोड़े कम लग रहे हैं। बात की अगर की जाए तो उसमें अभी भी शॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, ज्यादा अग्रेसिवली नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली अगर शॉर्ट्स बन रहे हैं तो वो एक अच्छा संकेत नहीं होता स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी ने उछाल मारी, लेकिन स्टॉक फिर भी थोड़ा भी रिलीफ नहीं ले पा रहा है। मेरे हिसाब से 255 के नीचे जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसमें हालत उसकी और खराब होने की गुंजाइश है। अगर ये 250 को तोड़ता है तो वापस एक बार 235 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सिर्फ 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस रख दिए। 250 वगैरह 252 में शायद ट्रेड कर रहे हैं। 250 तक का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे आप एक बार एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि उसके नीचे और वीकनेसेस में होने की काफी उम्मीद है। और ये भी टेक्निकल बाउंस है। अगर टेक्निकल बाउंस आपको आपके लेवल्स तक अगर आता है, 256 57 अगर आ रहा है, तो आप एक बार एग्जिट कर दीजिए। और भी स्टॉक्स है उसमें आप एंट्री लीजिए। ये स्टॉक्स में, ये अदानी पोर्ट्स में फिलहाल आप इसमें एक्शन कुछ नहीं है, इससे दूर रहिए। चलिए, सिकंदर साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, भुज से इन्होंने हमें फोन किया है। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी, मैंने बैंक निफ्टी बाय की हुई है। किस भाव पर? ये 17,400 पे। ओके। और अभी सर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा कि निकल जाऊं? 17,400 पर खरीदारी करी है। जी हाँ, जनवरी महीने का। जनवरी महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जी जी। 16,870 का भाव है आज। चलिए, इनके पास समय तो है। गौरव बताइए, 17,400 का भाव तो आ जाएगा ना, घबराने की बात तो नहीं है ना?
देखिए, घबराने की बात तो मैं कहूंगा एक स्पॉट लेवल्स में 16,800 यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से आपको 16,600 के लेवल 16,600 16,500 के लेवल आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। तो आप 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन उसके बाद में एक बार निकाल दीजिए तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। जितना ये टाइम 17,000 के नीचे ट्रेड करेगा मेरे हिसाब से उतनी इसकी जो रेंज है वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन का भी अगर आप देखेंगे जो पहले 17,400 में कॉल ऑप्शन 17,500 के कॉल ऑप्शन में काफी एग्रेसिवली सेलिंग हुआ कर रही थी, वो थोड़े शिफ्ट नीचे रेंज शिफ्ट हो रही है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है स्टॉक के लिए। तो अगर 16,800 सस्टेन नहीं कर रहा है तो 200-300 पॉइंट आपको 1 या 2 दिन में गिरता हुआ निफ्टी बैंक में दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रख के एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। चलिए, इस समय एसएस मुंद्रा बात कर रहे हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और वो कह रहे हैं सरकारी बैंकों की हालत अच्छी नहीं दिख रही है। उनके कुछ और बयान ये भी आ रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से सरकारी बैंकों को थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी की उम्मीद अभी हालांकि उनको है। तो सरकारी बैंकों के लिए के लिहाज से ये खबर इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं अगला शेयर कौन सा है जिसमें उन्होंने पोजीशन बनाई है और आज राय जानना चाहते हैं। सिकंदर जी बताइए, और भी कोई शेयर है जिस पर आपका सवाल है? सर जी, एलएनटी मैंने बाय किया हुआ है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले पड़ा रहे, मगर मुझे बैंक निफ्टी से निकलना था। चलिए, एलएनटी आपने किस भाव पर खरीदा था? ये तो सर मैंने लिया था 1425 पे। 1425 पर एलएनटी भी खरीदा है। पूछते हैं मानस से, कैसा लगता है? मानस बताइए। देखिए, बहुत ऊंचे स्तर पे तो उन्होंने नहीं लिया, एक अच्छी एंट्री है निवेश के लिहाज से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एलएनटी अभी भी अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि अगर 1 से 1.5 साल का व्यू रखा जाए तो शायद वापस हमें 1800 और 1850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लगती है। ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अभी भी वीक लगता है और शायद 1300 रुपए के लेवल्स भी टच करे, बट लंबे नजरिए के लिए तो मैं नहीं समझता कि डरने की जरूरत है। एक अच्छे स्तर पर इन्होंने एंट्री की हुई है। ओके, चलिए लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते बाजार पर नजर रखिए। बाजार ऊपर गया जरूर था, रिकवर जरूर हो रहा था, लेकिन अब आप देखिए वापस से थोड़ी गिरावट गहराती हुई। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब आप देखिए गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी बढ़ चुकी है। लाल लकीर जो है आप देखिए धीरे से ऊपर की तरफ जाने लगी है। ये संकेत है कि बाजार थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। 7734 ये था आज का निचला स्तर और निफ्टी अब इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। 7745 का स्तर इस समय आपको देखने को मिल रहा है। जब हमने 15 मिनट 20 मिनट पहले कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में थे, अब आप देखिए ये इंडेक्स लाल निशान में पहुंच गए, तो थोड़ी सी गिरावट गहराती हुई दिख रही है। लेंगे ब्रेक, लेकिन ऐसी गिरावट में ऑप्शंस में क्या रणनीति आप बनाएं जिससे आपको फायदा। गौरव बिस्सा की राय जानेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे पूछते हैं ऑप्शंस में आज क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हो फायदा। बताइए गौरव, क्या है आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं मारुति में पुट ऑप्शन देने की सलाह लूंगा। 4500 का आप इसमें पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 90 का इसमें टारगेट होगा, आप 48 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिलसिला काफी दिनों से शुरू है। 3 से 4 दिन में कंसिस्टेंटली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ऊपरी लेवल्स पे थोड़े बहुत फ्रेश शॉर्ट्स भी बने हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है 4500 के आसपास है, वो अगर टूट गया तो मेरा 15-20 दिन के अंदर शायद 200 रुपए पे गिर जाए। काफी एक सडन फॉल आ सकती है, शार्प फॉल आ सकती है, तो काफी एक अच्छा जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लग रहा है मारुति है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम फटाफट लेकर आएंगे आपके सवालों के जवाब। प्रियंका हमारे साथ फिर जुड़ेंगी और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल भी जुड़ेंगे जो देंगे आपके सवालों के जवाब।
दबाव में दिखेगा आपको। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 40 अंकों की गिरावट है। निफ्टी भी 10 अंकों से कमजोर हो रहा है, लेकिन मिड कैप अभी भी बने हुए हरे निशान पर। कब तक बने रहते हैं ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव बढ़ता हुआ। मेरे साथ है मानस जायसवाल। मानस, क्रूड की कीमत जो है वो गिरावट के दायरे में आ गई है, और जब क्रूड गिरता है तो कई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स उनमें हम हलचल देखते हैं। उसमें एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हुई और दूसरी हुई अपनी पेंट बनाने वाली कंपनियां, जिन्हें फायदा होता है, कुछ को फायदा होता है, लेकिन केन देखिए नुकसान में आज नजर आ रहा है, 2% नीचे है। लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनियां जिनमें हम फायदा देख रहे हैं। पेंट्स की जुड़ी हुई कंपनियों में हम हरे निशान में कारोबार देख रहे हैं। आप इनमें क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो एचपीसीएल, बीपीसीएल या तो आईओसी हो, मैं समझता हूं कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है इन तीनों ही स्टॉक का। और इन तीनों स्टॉक में अगर एक स्टॉक चूज करना है हो तो वो मैं समझता हूं कि आईओसी होगा। आईओसी ने एक बढ़िया रनअप दिखाया था 400 रुपए से लेकर करीब करीब 435 तक। पिछले 4 दिनों में जरूर थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, हाई लेवल पे प्रेशर देखने को मिला है, और मैं समझता हूं कि शायद ये प्रेशर थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। एक करेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें स्टॉक 420 रुपए तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। बट ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है पॉजिटिव है, इसलिए आपको ट्रेंड के साथ प्ले करना है, आपको करेक्शन पे बाय करना है। तो मेरे हिसाब से 420 के आसपास स्टॉक को बाय करना चाहिए, जिसमें आपको स्टॉप लॉसेस करीब करीब 410 के आसपास लगाने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही 435 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक कहीं ना कहीं 450 तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर तो डेफिनेटली आईओसी ही पसंद रहेगी। जहां तक बात पेंट कंपनीज की है, सबसे बेहतरीन स्टॉक, सबसे बेहतरीन चार्ट्स अगर किसी के हैं तो मैं समझता हूं वो एशियन पेंट्स के हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स में अगर आप देखिए तो करीब 3-4 हफ्ते पहले स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर वहां से हाई टॉप्स, हायर बॉटम्स बनाना शुरू किया। पिछले टाइम स्टॉक ने 840, 850 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखिए तो स्टॉक 460, 465 के पास अटक रहा था। कल वो लेवल्स को ब्रेक किया, वॉल्यूम बेहतर थे। मैं समझता हूं कि करीब करीब 900 रुपए तक का पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मेरी राय में यहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 859 के आसपास रखने चाहिए। आज बस एविएशन में दिख रहा है मानस, क्विक सलाह, कोई खास पिक एविएशन पैक में? देखिए, तो मेरी तो बिल्कुल पसंद जेट एयरवेज ही रहेगी, और जेट एयरवेज ने जरूर परफॉर्म किया है पिछले दिनों, बट फिर भी आप चार्ट्स पे तो बहुत ही बड़ा रिवर्सल दिखा है, क्योंकि जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो रिवर्स होकर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का हुआ है। तो ये तो आपको निवेश करना है तो भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो भी मैं समझता हूं कि अभी भी पोटेंशियल है। अगर 2 से 3 हफ्ते की बात करें तो मैं समझता हूं 600 रुपए के स्तर तो जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप करंट लेवल्स पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस 449 के नीचे लगाएं। लेकिन निवेश के मौके इतने ज्यादा लगते हैं कि अगर आप 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम लेके चले तो उम्मीद करते हैं कि करीब 600-610 तक के लेवल्स, 700-710 तक के लेवल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरी राय में जेट एयरवेज एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, चाहे वो निवेश का हो चाहे ट्रेडिंग के मौके हो। बिल्कुल, तो छोटा नजरिया है तो 600 का टारगेट दे रहे हैं आपको, लेकिन 449 रुपए का एक स्टॉप लॉस जेट एयरवेज में जरूर ध्यान रखें। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी हेमंत, और उनके साथ होंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। समझिए उनके साथ एफएनओ में क्या हो आपके सौदे।